नमस्कार। विस्तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सौरभ दीक्षित। तो कर्मचारियों को जिस चीज का इंतजार था, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में आठवें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी टीओआर को मंजूरी दी थी, और अब केंद्र सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की शर्तों को औपचारिक मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस और सदस्यों के नामों का गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि आठवें वेतन आयोग को लेकर अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जो कर्मचारियों के मन में है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, सैलरी कितनी बढ़ेगी, और कर्मचारियों के हाथ में बढ़ी हुई सैलरी कब तक आएगी। बहुत सारे सवाल हैं, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपके बिस्तक पर। जी सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत इंतजार था कर्मचारियों को, और अब वो कह सकते हैं एक तरीके से घड़ी आ गई कि केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग की शर्तों को औपचारिक मंजूरी दे दी है। तो ये खबर कितनी बड़ी है सर, और आप इसको कैसे देख रहे हैं? सौरभ जी देखिए, अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करता हूँ जी। तो हम लोगों को 10 महीने से इंतजार था। 15 जनवरी को भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, तो ये दस जी। महीने से लोग इंतजार कर रहे थे। जी। जी। और तो ये खबर तो बड़ी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि 10 साल जी। के बाद पे कमीशन मिलता है। और इसी पे कमीशन के आधार पर, सेंट्रल पे कमीशन के ही आधार पर बाकी स्टेट्स भी अपने कर्मचारियों के लिए पे कमीशन में बदलाव करते हैं, अपने सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करते हैं। तो जी। ये केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे देश के 1 करोड़ कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जी। सर, ये जो आठवां वेतन आयोग है, इसकी स्थापना की समय सीमा क्या है और ये कब से प्रभावी हो जाएगा? सौरभ जी देखिए, प्रभावी तो 1 जनवरी 2026 से ही होना है इसको। जी। प्रभावी का मतलब लागू होना। लागू ये 1 जनवरी 2026 से ड्यू है सरकार पर। अभी सरकार ने कमीशन गठित किया है। एक चेयरमैन, एक मैडम को बनाया है जो न्यायमूर्ति हैं, जी। और श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई जी, और 2 लोगों को और ये जिम्मेदारी दी है मेंबर के तौर पर। तो जो उन्होंने गजट दिया है, या जो 28 तारीख को जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, उसमें साफ साफ कहा है कि 18 महीने पे कमीशन लेगा। जी। तो 18 महीने तो वो काम करने में लेगा, 18 महीने में मतलब वो काम करके अपनी जी। रिपोर्ट हैंड ओवर करेगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 1.5 साल होता है। और 1.5 साल का मतलब हो गया कि पूरा 26 और आधा 27। जी। जी। तो 27 जुलाई के आसपास आप मानिए कि रिकमेंडेशन सरकार कुछ स्वीकार करेगी, कुछ छोड़ देगी, कुछ रिव्यू करने के लिए दे सकती है। तो 2-4 महीने का और टाइम लेकर के चलिए, मैं मोटा मोटा इसको 1.5 से 2 साल मानता हूँ। तो 2 साल मानने का मतलब है कि 2028 की शुरुआत। तो और उस लागू। शुरुआत में जी। और मुझे सर, लागू ये 1 जनवरी 2026 से होगा, ये तय है, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि एक जी। जनवरी 2026 से ड्यू है। तो जी। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स, जी। उनको लाभ जितने भी होंगे वो 1 जनवरी 2026 से दिए जाएंगे। जो भी बेनिफिट होंगे तो वो एरियर के रूप में आएंगे उनके पास। सर, खबरों में तो फिटमेंट फैक्टर को लेकर बहुत खबरें चल रही हैं, और खबरें ये भी है कि 2.5 हो सकता है, 2.86 हो सकता है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? अगर ये होता है तो क्या ये कर्मचारियों के लिए अच्छा है या खराब है, और कितना कम से कम रहना चाहिए? थोड़ा इसको उदाहरण से बताइएगा, फिटमेंट फैक्टर वाला। जी जी, सौरभ जी, पहले भी हमने इस बात पर चर्चा की थी, इस मुद्दे पर, कि देखिए, पहली बात तो कोई ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि कितना रहेगा। जी। जी। ये एक बड़ा लेंदी प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है। सबसे पहले कि पे कमीशन जो हमारा 7th CPC है, जी। तो उसमें 18 लेवल हैं। तो 18 लेवल रहेंगे कि नहीं रहेंगे अभी कोई नहीं जानता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो रिकमेंडेशन आएगी पे कमीशन के पास पास, वो अलग अलग होंगी। कहीं ये भी सवाल उठेगा कि लेवल को मर्ज करना है, कुछ लेवल को हटाना है, या कोई नया लेवल इजाद करना है, ऐसा भी पॉसिबल है। और फिटमेंट फैक्टर ये एक मतलब ऐसी बात है कि मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा बीच में डिफरेंस हो सकता है। तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि कितनी भी कंजूसी कर ले सरकार, इससे नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है। जी। जी। हम 2025 के अंत में बैठे हैं। हम ये देख रहे हैं कि 18 महीने सरकार जो पे कमीशन है, 18 महीने तो इसको तैयार करने में लगेगा, इसकी रिपोर्ट तैयार करने में। और लागू होते होते 6 महीने और निकल जाएंगे। इसका मतलब है कि 2 साल के बाद, अब दो जी। साल में सिंपल सी बात है, कम से कम 4 बार डियरनेस अलाउंस बढ़ेगा, 2 बार इंक्रीमेंट बढ़ेगा। जी।
तो 4 बार डियरनेस अलाउंस बढ़ेगा। अगर आप मतलब जो है ऐसे समझ लीजिए कि कम से कम भी बढ़ता है तो 2% रख लीजिए, तो जी 4 बार बढ़ेगा तो 8% तो केवल डीए बढ़ जाएगा। जी जी और 2 बार इंक्रीमेंट बढ़ेगा तो इंक्रीमेंट भी कम से कम 3.5% के आसपास है, तो 7% ये भी हो गया, और ये बढ़ेगा बेसिक पे। जी तो जी अगर देखा जाए कि बेसिक ही बढ़ करके करीब करीब 8% बेसिक बढ़ जाएगा 2 साल में किसी कर्मचारी का। जी और उधर 8% करीब करीब डीए भी बढ़ जाएगा मिनिमम, इतना जी तो मैं मान करके चलता हूँ। और जनवरी में उधर ड्यू भी हो जाएगा एक, जब जनवरी में कर्मचारी पहुंचेगा जिस समय उसके पास पे कमीशन आ रहा होगा, तो उसके पास 5वां डीए ड्यू हो चुका होगा। अगर हम उसको भी 2% मान लेते हैं सौरभ जी, जी तो जी वो सीधा सीधा 10% हो गया, मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं अभी। तो ठीक है। 10% वो और 8% ये, यानी आज जो सैलरीज हैं वो सैलरीज 18% तो ऑलरेडी बढ़ चुकी होंगी। बिल्कुल अब सही। ऐसा तो कर नहीं सकती कि सरकार पीछे जाए और उसको कम कर दे हाँ कि हाँ। नहीं नहीं हम आपको कम सैलरी देंगे, ऐसा तो कर नहीं सकती। तो जी जी 18% के आसपास तो आप पहले से ही बढ़ चुके होंगे। फिर उस 18% के बाद आपको कितना ग्रोथ फैक्टर मिलता है ये इंपॉर्टेंट है। तो आप ये समझिए कि 18% की ग्रोथ तो मिनिमम आप अपने आप चल के पहुंच जाएंगे। जी फिर 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं कि सरकार आपको मिनिमम ग्रोथ क्या देती है, 15% देती है कि 35% देती है कि 45% देती है, ये मतलब समय के गर्त में छुपा हुआ है। दूसरी जो सबसे अहम बात है जी वो है फैमिली यूनिट्स को लेकर के। अभी जो 3 फैमिली यूनिट्स को एक परिवार माना जाता है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। डिमांड तो 5 की भी होगी, कोई 4 की भी करेगा, कोई हो सकता है और ज्यादा की करेगा। और सरकार का नजरिया इस पर 3.6 का भी है। अगर हम 3.6 देखते हैं तो आप ऐसे समझिए कि जो 3.6 है वो 3 का लगभग लगभग 20% बैठेगा जा करके। तो आप समझिए कि 20% से केवल फिटमेंट फैक्टर में इजाद आपको मिलेगा अगर फैमिली यूनिट को ही केवल 3.6 कर दिया जाए। जी 18% आप बढ़ चुके होंगे, वो तो उसको तो रिकवर करेगी, करना ही पड़ेगा, वो जी उसको तो जी डाउन कर नहीं सकती सरकार। अगर इधर 20% दिया तो कम से कम 20% की हम और हाइक पे बैठे होंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो 20 और प्लस 18% तो 38% होता है। अगर आज की तुलना में हम इसको देखें यानी 31 दिसंबर 2025, जिसको पे कमीशन क्या करेगा, 31 दिसंबर 2025 को जो सैलरीज होंगी उन पर फिटमेंट फैक्टर देगा। तो ठीक। इस लिहाज से हम 38% तो मिनिमम जाएंगे ही जाएंगे आज की कंपेरेटिवली। जी तो जी आप देख लीजिए आज क्या है फिटमेंट फैक्टर, आज हमारे पास 58% का डीए है, तो जी उसमें 38 जोड़ लीजिए मोटा मोटा। तो 8 8 16 हो गया, और 5 और 3 8 और 1 9, यानी 1.96 तो सीधा सीधा हो गया मिनिमम। जी इससे तो जी नीचे जा ही नहीं सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब ये जी तो जी इससे अगर नीचे गई सरकार तो सैलरी आपको उसमें से कटौती करके सरकार को देना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं ये कुछ नहीं देगी, ये ऐसे करेगी वैसे करेगी। तो ऐसे समझिए कि वहां पर तो आप मिनिमम खड़े होंगे। फिर जो इन्फ्लेशन को अगर सरकार कंट्रोल करती है या फिटमेंट फैक्टर 3 से बढ़ के 4 पहुंचती है तो 33% के आसपास हमें ग्रोथ मिल सकती है। तो जी जी 33 का मतलब है कि 13% और बढ़ जाएगा, तो 2.1 चला जाएगा फिटमेंट फैक्टर। और जी अगर फैमिली यूनिट 5 मान लेती है, हालांकि इस बात की तस्दीक मैं अभी नहीं कर रहा हूं कि 5 मानेगी कि नहीं मानेगी, लेकिन अगर 5 मान लेती है तो एक बेहतर फिटमेंट फैक्टर वो लगभग लगभग 66% बढ़ सकता है, जिसको मैंने पहले भी डिकोड किया है जी कि जी वो 2.64 के आसपास तक जा सकता है फिटमेंट फैक्टर। तो जी ये हम मिनिमम से चले हैं 1.96 या कह लीजिए उसको 1.97 कह लीजिए, और फिर वहां से बढ़ते हैं। अगर हम अगला स्टेप रखते हैं तो या तो 1.97 होगा मिनिमम से मिनिमम, या तो फिर मॉडरेट होगा तो 2.1 हो सकता है, और अगर बेटर फिटमेंट फैक्टर होगा तो वो 2.64 तक जा सकता है। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको। तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, जो कंफ्यूजन था फिटमेंट फैक्टर का वो काफी खत्म हो गया, और कह सकते हैं कि कर्मचारी निराश तो नहीं होंगे। मतलब जो मिनिमम भी अगर हम जोड़ रहे हैं जैसे आपने बताया, तो अच्छी खासी सैलरी तो बढ़ जाएगी। देखिए सौरभ जी, 2 बातें हैं कि अगर सरकार ने इसको चुनाव को ध्यान में रख के किया है, कि जी मतलब अनाउंसमेंट दिल्ली के चुनाव में, गठन बिहार के चुनाव में, फिटमेंट फैक्टर का इजाद होना
उत्तर प्रदेश के चुनाव में, यानी 2027 में। जी तो जी। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में 13 लाख तो केवल टीचर्स हैं, हाँ 20 लाख से ज्यादा कर्मचारी है। 20 लाख से ज्यादा कर्मचारी का मतलब एक कर्मचारी के घर में 5 का रख लो तो 20, मतलब जो है 1 करोड़ के आसपास वोट प्रभावित होते हैं। तो अगर सरकार वास्तव में इसको पॉलिटिकल या वोट के नजरिए से देखती है, तो इसका मतलब है कि उसे 27 में एक अच्छा फिटमेंट फैक्टर देना पड़ेगा। अगर आप 1.97 लेके आते हो, 2.1 लेके आते हो, तो इससे कोई संतुष्ट तो होगा नहीं। जी जी। उससे उल्टा हो जाएगा, मतलब कर्मचारी बजाय खुश होने के नाराज हो जाएगा। नाराज हो अगर जाएंगे। अगर सरकार इसको चुनाव को ध्यान में रख करके लाई है, जी तो मैं मान के चलता हूं कि 2 पॉइंट कितना भी कम रहे, वो 6 के आसपास होगा, इतना हो सकता है। जी। तो थोड़ा बहुत पॉइंट, मतलब जो है मैं कहूंगा कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अगर चुनाव को ध्यान में रख करके लाती। अगर सरकार को चुनाव से कोई मतलब नहीं है, तो फिर कुछ भी हो सकता है, सौरभ जी। जी जी जी। मनीषा, जो वेतन मैट्रिक्स है उनमें कौन से बदलाव हैं वो प्रस्तावित हैं, और नए जो पे लेवल्स हैं वो कैसे होंगे? देखिए, प्रस्तावित अभी कुछ नहीं है। कि प्रस्तावित तो तब होता जब मतलब जो है कमीशन के साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनियंस हैं, उनकी मीटिंग होती, तब प्रस्ताव कुछ जी होता या रिकमेंडेशन आती। लेकिन अभी लोग कयास लगा रहे हैं कि जैसे हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं आती हैं, लोग कहते हैं कि पे लेवल 1 का कोई मतलब नहीं है। मेरा खुद मानना है पे लेवल 1 और 2 अब हटा दिए जाने चाहिए। पे लेवल 3 से ही शुरुआत होनी चाहिए। फिटमेंट फैक्टर जो भी आए वो जी 3 से लागू हो, 1 और 2 को कोलैप्स कर देना चाहिए। तो लेकिन ये तो समय का मतलब जो है समय के गर्त में छुपा हुआ है, समय के गर्भ में है, तो अभी से कुछ कहना इस पर मुनासिब नहीं होगा। क्या मतलब जो है बाकी डिपार्टमेंट से कैसे लोग सोचते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी मीटिंग्स में क्या क्या निकलता है, तो वो तो तभी बताया जा सकेगा कि क्या हो सकता है इसमें। जी जी। और मनीषा, ये जो महंगाई भत्ता हो गया और मकान किराया भत्ता हो गया, यात्रा भत्ता हो गया, इसमें कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है? सौरभ जी, एचआरए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हाउस रेंट अलाउंस है, जी अगर जी। अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी बात कर रहा हूँ, यानी जो सिटीज हैं XYZ सीरीज के, 10%, 20% और 30% चल रहा है। जी जी। ये तब हुआ है जब डीए 50% से एक्सीड हुआ है। जी जब ये 50% से कम था, तो ये 9%, 18% और 27% था। तो अगर हम कुछ भी फिटमेंट फैक्टर ले लें, अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, मतलब 10, 20, 30 या 9, 18, 27 ही रहता है, जी। तो जैसा कि मुझे इसके चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि एचआरए में बदलाव करने की जरूरत है और ये बदलेगा भी। तो लेकिन एक अगर बढ़िया फिटमेंट फैक्टर मिलता है, तो ये 9 तो वैसे ही जाएगा, क्योंकि डीए 50% से कम हो जाएगा। तो मतलब जो है टेक्निकली ये 10, 20, 30 नहीं रह जाएगा, बल्कि 9, 18, 27 हो जाएगा। जी अब 9, 18, 27 से भी अगर ये नीचे जाता है, तो भी मैं आपको बता दूं कि 8, 16 और 24 से नीचे जा नहीं सकता है, क्योंकि 8, 16 और 24 पर एग्जिस्टिंग आप एचआरए ले रहे होंगे। उससे अगर कम करते हैं तो आपका एचआरए माइनस में चला जाएगा। सपोज दैट, जैसे मेरा 76,500 अगर बेसिक सैलरी मैं कहता हूं कि मेरा है, जी और जी। मेरा 30,000 रुपये, 30% एचआरए है, तो इसका मतलब हो गया कि 22-24 हजार रुपये एचआरए मुझे मिल रहा है। जी सपोज दैट कि 22-24 हजार रुपये से तो कम करेंगे नहीं। अगर इस फिटमेंट फैक्टर को हम दुगना भी मान लेते हैं, 2.0 मान लेते हैं, तो ये 1.5 लाख के आसपास बेसिक हो गया। अब 1.5 लाख का आप देख लीजिए कि 24,000 रुपये जो बनता है, वो कितना परसेंट है। मोटा मोटा मतलब जो है लगभग लगभग ये 18% है। तो मोटा मोटा 18% है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें जो एचआरए मिलेगा वो 18% से अगर कम मिलेगा, तो जी। 24,000 रुपये से एचआरए मेरा घट के कुछ नीचे आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि पे कमीशन में आपका कोई अलाउंसेस घट जाए, परसेंटेज में भले ही उसको घटा दें, लेकिन टोटल जो इमोल्यूमेंट्स आप ले रहे होंगे, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, उससे ऊपर ही जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि मतलब इस तरह से वो कम से कम उस लेवल के ऊपर ही रहेगा। तो जी उनको कितना भी घटा लें, वो 8 का अगर बनाएंगे, 8, 16, 24, तो भी वो 24% पे जाएगा। क्योंकि 18% तो ऑलरेडी है, तो 16 में तो डाल नहीं सकते, और 16 के बाद सीधे 24 है, तो जी। 16 ला नहीं सकते। तो 24% कर सकते हैं, 6% डिक्रीज कर देंगे, तब भी हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा।
मंजी सर, पेंशनर्स को लेके क्या सुधार की उम्मीद की जा रही है? फिक्स्ड जैसे मेडिकल अलाउंस में कितना इजाफा होगा या नहीं भी होगा इसमें? सौरभ जी, जो मेडिकल का मामला है वो सबसे बड़ा मसला है सीजीएचएस। और सीजीएचएस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो हेल्थ स्कीम है, वो अपने एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को कैशलेस सुविधाएं देता है, लेकिन चुनिंदा अस्पतालों में, जो जो अस्पताल उसके पैनल में होते हैं, और जहां कहीं भी हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां भारत सरकार उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस देती है, एफएमए उसको बोलते हैं। अभी एफएमए का 3,000 का चल रहा है सिनेरियो। और आज की डेट में आप सोचिए कि रिटायरमेंट के बाद बिना दवाई पॉसिबल नहीं है, आदमी का, किसी भी व्यक्ति का पॉसिबल नहीं है। और परिवार में दोनों, अगर केवल बुजुर्ग बुजुर्ग ही रख लो, दोनों स्पाउस दोनों, तो जी। उस कंडीशन में क्या 3,000 रुपए कैपेबल हो सकते हैं? ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी हमने हमने 20,000 रुपए की डिमांड की है सौरभ जी, कि फिक्स मेडिकल अलाउंस 3,000 रुपए से बढ़ा करके उसे 20,000 रुपीज पर मंथ किया जाना चाहिए। इसमें एक सबसे बड़ा दूसरा मुद्दा है, वो मुद्दा है डीजीएच मतलब यूनियन टेरिटरी, क्योंकि जो पे कमीशन है, इसमें यूनियन टेरिटरीज भी इन्वॉल्व हैं। जी। अब यूनियन टेरिटरीज में देखिए, जैसे मैं अगर दिल्ली की बात करूं, तो दिल्ली में क्या है कि दिल्ली में डीजीएचएस एक फैसिलिटी है, दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम पैरेलल है सीजीएचएस के, सारी सुविधाएं सीजीएचएस के बराबर हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे दिल्ली में दो तरह के कर्मचारी हैं, एक वो जो प्योर दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं, और एक वो जो दिल्ली सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से लेती है, जैसे दानिश अफसर है, दिल्ली जी। अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विसेज। तो उनके पास क्या रहता है कि वो चाहे तो डीजीएचएस ले ले कार्ड, और वो चाहे तो सीजीएचएस ले ले कार्ड, ये उनके ऊपर है। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को डीजीएचएस देती है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है, सपोज दैट दिल्ली सरकार का कोई कर्मचारी रिटायर हो गया और रहने वाला वो बिहार का है, जी। बहुत सारे लोग नौकरी करने के लिए यहाँ आते हैं, यूपी के, बिहार के, राजस्थान के, हरियाणा के। तो अब वो जाना चाहता है बिहार, रिटायरमेंट के बाद वो वापस जाना चाहता है। अब उसे सीजीएचएस नहीं मिलता है। अब उसकी मजबूरी है कि ट्रीटमेंट कराना है तो डीजीएचएस में ही रहना पड़ेगा। जी। डीजीएचएस कराने का मतलब है उसके अस्पताल केवल दिल्ली या कुछ जो नियर बाई सिटीज हैं, हाँ, जैसे जी। जी। गुरुग्राम हो गया, या गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, इनमें है। तो अब बुढ़ापे पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेडिकल फैसिलिटी। तो वो मेडिकल फैसिलिटी उसे महीने में 3 बार दवाइयां लेनी है, तो वो 3 बार दिल्ली तक तो दौड़ करके नहीं आएगा। पास जब सेंट्रल गवर्नमेंट ही दिल्ली सरकार के सभी कर्मचारियों को, दिल्ली सरकार के सभी पेंशनर्स को पेंशन, वेतन, भत्ता सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, यहाँ तक कि कानून भी, जो जो पॉलिसी है एम्प्लॉयज की, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो इन लोगों को अगर ये फैसिलिटी मिल जाए रिटायरमेंट पर कि डीजीएचएस या सीजीएचएस में से कोई एक ऑप्ट कर लो, तो उससे न केवल उनका बुढ़ापा सुरक्षित गुजरेगा, बल्कि वो इस पॉल्यूशन से बचेंगे और दिल्ली पर लोड भी कम हो जाएगा। यहाँ कई लाख कर्मचारी मजबूर हैं रहने के लिए, क्योंकि बिना स्वास्थ्य सेवाओं के वो बाहर नहीं जाएंगे। जी। और जी। स्वास्थ्य सेवाओं पर इतना बड़ा खर्चा है कि उसको बियर करना बिना मेडिकल सुविधा के असंभव है। तो सरकार को ये सबसे बड़ा पे कमीशन में सबसे बड़ी हमारी डिमांड भी होगी कि जी। डीजीएचएस और सीजीएचएस इनको अलाइन करके रिटायरमेंट पर दो में से एक देना चाहिए, विकल्प होना चाहिए। ये बड़ी एक समस्या है जो आपने बताई। मुझे साहब ये भी जानना चाहेंगे कि जो टोटल सैलरी में इजाफा है वो कितने परसेंट होगा? क्या ये 30 से 34% पहुंच सकता है या इसके ऊपर रहेगा? हालांकि आपने बहुत अच्छे से भी अभी समझाया था क्वेश्चन में कि मिनिमम सैलरी कितनी रह सकती है, क्या रह सकती है, लेकिन परसेंटेज वाइज क्या 30 से 34% हो सकता है और इससे ज्यादा बढ़ जाएगा ये? सौरभ जी, कम बोलूंगा तो फिर पब्लिक को अच्छा नहीं लगेगा। जी। जी। फैक्ट बोलूंगा तो वो फैक्ट एक जगह पर आके टिकता नहीं है। जी। जी। उसकी कैटेगरीज है, जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम कैटेगरी शुरू हो हाँ, जाती बताइए है बताइए। 1.97 से। तो 1.97 का मतलब है 16% के आसपास आपको मिल सकता है। 2.1 पे अगर गए तो वहां जी। आप 24% के आसपास होंगे। और फिर इसके ऊपर अगर आप गए तो मोर देन 34%। तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखो हमारी सरकारें, यही सरकार नहीं, सभी सरकारें बड़ी कंजूस होती हैं। कर्मचारियों को कुछ देने की बात आती है तो उनके रेवेन्यू पर सबसे बड़ा बर्डन पड़ने लगता है। तो मैं मतलब यही मान के चलता हूं कि बहुत कंजूसी करेंगे
और जिस तरह से ये सिनेरियो चल रहे हैं कि जी जी चुनाव, इलेक्शन टू इलेक्शन चल रहा है हिसाब किताब, इस लिहाज से 30-35% तो मिनिमम ग्रोथ मिलनी चाहिए। जी। मनीष सर, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि आयोग की सिफारिशें वो कब प्रस्तुत हो जाएंगी और क्रियान्वयन में कितना समय लग जाएगा? हालांकि अब 2 साल का बता रहे थे, कितना वक्त और लग सकता है इसमें? 2 साल तो पूरा नहीं लगेगा, इसके पहले भी 22 महीने लगे थे, उसके पहले 18-17 महीने लगे थे। तो आज तो डिजिटल एरा है, सारी चीजें पहुंच में आ गई हैं, बहुत चीजों मीटिंग करने के लिए कहीं नागपुर और मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं, ऐसे मीटिंग्स पॉसिबल है। तो दिल्ली ही सबको बुला लो, हर जगह की फ्लाइट्स आजकल अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि 18 महीने को घटा करके सरकार इसको 8 महीने में निपटा सकती है। 200 जी दिन सफिशियंट है, अगर सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत हो, पॉजिटिव मंशा हो, तो 200 दिन में इसको बाइंड किया जा सकता है। जी। मनीष सर, आपका फ्रेम थोड़ा चेंज हो गया था। जी 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 जी, अब जी सही सही। जी जी। सर, हमने तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जो हमें लगे इम्पोर्टेंट है। जाते थे, आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहेंगे? आपकी जैसे कर्मचारियों से बात हुई हो, उनमें किस तरह का उत्साह है, उनकी क्या डिमांड है, उनको उनको क्या लग रहा है? देखिए, कर्मचारी तो ये भी बोलते हैं मुझे 3.86 का डिमांड करिए। तो डिमांड में 3.86 का भी ना करूं, मैं तो 10.0 का डिमांड करूं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का, फिटमेंट फैक्टर का। जी केवल डिमांड करने से चीजें अगर फुलफिल हो जाती तो मतलब फिर बात ही क्या थी। जी जी डिमांड करने से नहीं, उसके पीछे रीजनेबल वजह है, मतलब रीजंस देने पड़ते हैं, जी लॉजिकल रीजन चाहिए, उसके पीछे पर्याप्त वजह चाहिए। और वो मतलब जो है आपके इन्फ्लेशन, आपकी महंगाई के अनुपात में वो चीजें वैलिड हों। तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा, पूरे देश के कर्मचारियों से कहूंगा कि कितना भी कम हो, कम से कम भी हो, तो जो बात मैंने कही है उस फैक्टर तक मैं जरूर कोशिश करूंगा कि वहां तक हम पहुंचे। और जी पे लेवल में भी मैं कहूंगा कि प्रमोशन बहुत कम होते हैं। अपर क्लास के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके तो प्रमोशन हो जाते हैं, लेकिन लेवल 8 तक प्रमोशन बहुत कम है, जी प्रमोशन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब प्रमोशन है नहीं, तो कम से कम उनको एक बेहतर सैलरी दी जाए। और वो जो हमारा आज की डेट में लेवल 3 है, वहां से शुरुआत हो, लेवल 1 और 2 किसी का मतलब का नहीं है। तो वो जरूर मैं कहूंगा। और ये एक जो मैंने बात रखी, डीजीएचएस और सीजीएचएस, ये जी इतना भेद होना नहीं चाहिए, एक ही व्यवस्था रहे, सीजीएचएस, जरूरत जी। नहीं है उसको। और भी कुछ मुद्दे हैं, लेकिन फिर बहुत बहुत डीप हो जाएगा, उस पर हाँ, कहने की बड़ी जरूरत अभी है नहीं जी। जी। तो केंद्र सरकार ने 8वें वेतन केंद्रीय आयोग की शर्तों को औपचारिक मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस और सदस्यों के नामों का गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। हालांकि अभी कई स्टेप बाकी हैं। आपको मंजीत सर के साथ हमारी ये बातचीत कैसे लगी? और आपके मन में अगर कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, तो मंजीत सर से अगली बार जरूर पूछेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मंजीत सर, आपने बिस तक को अपना समय दिया और बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिए, बहुत डिटेल से आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत सर। थैंक यू सौरभ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। समस्त थैंक पूरी यू। टीम, बीस तक की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सर।